नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम आपको लगातार अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ उससे जुड़ी सारी खबरें आपके सामने रख रहे हैं। हमने स्टोरी ब्रेक की, इसके सारे किरदारों को आपके सामने रखा और आज सबसे बड़ा पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस ट्रस्ट की आय व्यय का, खर्चों का, चढ़ावे का, ऑडिट का ये हिसाब पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा जा रहा है। हर कोई मांग रहा है। बीजेपी के एक नेता रजनीश सिंह ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ये वेबसाइट पे रखिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे नियम में नहीं है। हमारे हाथ में आज इस ट्रस्ट की कॉपी है। आज ये कॉपी है। मेरे साथ में अनूप अवस्थी हैं। अनूप अवस्थी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और आप इनको अच्छे से जान रहे होंगे क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने की लेटर पिटीशन लिखी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है, इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करने की, एफआईआर दर्ज करने की, तमाम सारी बातें सबसे पहले इन्होंने उठाई और उसकी देश भर में चर्चा हुई। अनूप, मेरा पहला सवाल है, मेरे हाथ में ये ट्रस्ट डीड है, ठीक है ना। आप मुझे बस ये समझा दीजिए, जो कि हर कोई जानना चाह रहा है कि भाई ये राम मंदिर ट्रस्ट जो है, ये राम मंदिर में हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहा है। कितना खर्चा हुआ, कितना डोनेशन आई, क्या पैसा कहाँ लगाया, पूरा वेबसाइट पर रख क्यों नहीं रहे। क्या इस ट्रस्ट डीड में मना किया गया ऐसा करने से? अभिषेक, ये ट्रस्ट डीड पढ़ने का मुझे अवसर मिला और मैंने इसको बड़ी गंभीरता पूर्वक पढ़ा। और जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि राम मंदिर के निर्माण और उससे प्रबंधन से जुड़ी जो भी चीजें होंगी एक ट्रस्ट के निर्माण के जरिए होंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि जो अपने अयोध्या में 1993 का जो भूमि अधिग्रहण जो कानून था उसकी धारा 6 और 7 के तहत उस ट्रस्ट को बनाएंगे। तो एक जनरल प्रिजम्पशन था कि ये जो ट्रस्ट बनेगा वो पब्लिक चैरिटेबल जो पर्पजेज हैं उनके लिए बनेगा और जो ट्रस्ट है प्राइवेट नेचर का नहीं होगा। और इसको बनाया भी किसने है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया। एक मिनट, आपने बड़ी बात की। आपने कहा कि ये ट्रस्ट प्राइवेट नेचर का नहीं होगा, मतलब ये डीड क्या बता रही है कि ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। इस डीड के मुताबिक क्या लग रहा है आपको? मैं इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक पढ़ा हूँ। तो अगर आप इसको कवर टू कवर पढ़ेंगे कि फर्स्ट पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है थ्रू श्री खेलाराम मुर्मू और जो सेकंड पार्टी है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यानी जो सेटलर है इस ट्रस्ट का जिसने निर्माण किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो पहला इंप्रेशन आता है कि ये जो पब्लिक की एक्टिविटीज हैं उनसे जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। ओ, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट है। इसका मतलब सीधा सा एक लाइन में ये है कि आपको सब रखना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में। हाँ, खर्चा पानी सब बताइए। लेकिन ये केवल कवर बोलता है, मैं फिर से इस पे दिखा दूं। अच्छा। और इसमें जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1 रुपया है। 1 रुपया है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें और जो धन के लेवल पे योगदान है वो नहीं है। और इसके आगे की जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही गंभीर बात है। अगर मैं आपको जो ट्रस्ट नियमावली है उसका जो क्लॉज डी है उस पे मैं आपको लेके जाऊं, एक सेकेंड। यस, ये ट्रस्ट का पेज 6 है। इसमें पेज 6 में शुरू होता है ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड फंड्स। ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड फंड्स आप दिखा दीजिएगा जैसे भी है। और इस पेज 6 के बाद में जब 7वां पेज शुरू होता है तो जहां मैं विचलित हूं इसको पढ़ने के बाद में वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्लास कहता है, मैं इंग्लिश में पढ़ दूं उसके बाद हिंदी तर्जुमा कर दूं या हिंदी समझाइए। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि इस ट्रस्ट का जो सेटलर होगा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये उद्घोषित करता है, डिक्लेयर करता है कि जिस तिथि से इस ट्रस्ट का निर्माण हो जाएगा उसी तिथि से उसका इस ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। और ये केवल ट्रस्टी हैं जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को धारित करेंगे और जो ट्रस्ट के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए उसमें उपयोग में लेके आवेंगे। ये पेज नंबर 6 पर है। ये पेज मतलब नंबर ये 6 है कि पे है। इस क्लॉज का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेन देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था तो उसने बना कि दिया। आप एक ट्रस्ट बनाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 रुपया कंसिडरेशन देकर के ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। समझ गए।
और जैसे ही ट्रस्ट का निर्माण होता है, इस डीड का जो पेज नंबर 7 पे शुरू होता है, 6 से शुरू होता है, 7वें पे रोमन 1 जो है उसमें ये सीधे कहते हैं कि जिस तिथि से ये ट्रस्ट बन जाएगा, हाँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कोई जिम्मेदारी नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। ठीक है। और यहीं पे मैं विचलित हूँ क्योंकि ये ट्रस्ट का जो नेचर है तुरंत प्राइवेट हो जाता है। ओ अच्छा, ये तरीका अख्तियार किया गया है। मतलब ट्रस्ट के सारे लक्षण ये कहते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट है, लेकिन एक क्लॉज ऐसा डाल दिया गया है ताकि लिखा पढ़त में ये प्राइवेट ट्रस्ट हो नहीं, जाए। एक ही क्लॉज नहीं, कई सारे हैं। कई सारे तो हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं कवर टू कवर, तो आप देखते हैं कि किस टॉपिक पे उस पुस्तक को लिखा गया और आप प्रिजम्पशन करते हैं कि ये बायोलॉजी की किताब है या ये जूलॉजी की है या फिजिकल साइंसेस की है या कानून की है, और उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ और अगर निकल के आता है, वो मुझे मतलब वो मैं समझ आपको गए। बता रहा तो हूँ। ये क्यों किया गया है? मतलब जब इसका नेचर पूरी तरह से लग रहा है कि पब्लिक ट्रस्ट है, तो ये प्राइवेट करने के लिए मोटिव क्या है, क्यों ये किया गया है? ताकि इंफॉर्मेशन नहीं, ये चूंकि इसमें जन भावनाएं जुड़ी रही, तो सरकार मेरा जो मानना है कि केंद्र सरकार की नीयत पवित्र रही होगी, मेरा मानना है। उन्होंने ये सोचा होगा कि सरकार की तरफ से मंदिर निर्माण हो रहा है, इस तरीके का कोई इंप्रेशन न जाए, और ये जनता के द्वारा निर्माण किया जाने वाला मंदिर हो, उस तरीके की बात की जाए। इस कारण से नियत के लेवल पे मैं कह रहा हूँ। पर अनूप, यहाँ पर नियत पे तो सवाल खड़े होंगे। सवाल इसलिए खड़े होंगे कि आप अगर ये क्लॉज डाल देते हैं कि ये हमारा कोई लेन देना नहीं है, और इसमें तो डोनेशन आम भक्तों ने दी है, तो इस क्लॉज का इस्तेमाल क्या हो रहा है कि इसकी जो डिटेल है वो हम आरटीआई में नहीं मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं मांग सकते हैं। अगर ये सरकार इसके नियंत्रण में होती, ट्रस्ट का जो सेटलर था उसका उस पर नियंत्रण होता, तो ये आरटीआई के दायरे में आते, क्योंकि तब जो इसमें वित्त पोषण था उसका भी कुछ हिस्सा सरकार से आता। तो इसको हम थोड़ा सा पलट के कहें कि आरटीआई से बाहर करने के लिए कर दिया गया क्या? ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब क्लियर हो गया। मतलब इस तरह से आरटीआई के दायरे से बाहर करने का मायने क्या, ये समझा दीजिए। आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे हैं, इसका मायने क्या है? इसका सिंपल मायने ये है कि भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई के जरिए अपने सूचना का अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार से कोई भी सूचना ले सकता है, और इस लेवल तक की सूचना ले सकता है कि अगर वो सूचना केंद्र सरकार को दी जा सकती है, राज्य सरकार को दी जा सकती है, वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी डिनाई नहीं की जाएगी। ठीक है। तो पारदर्शिता का वो कानून है, और अगर कोई ऐसी चीज है इसमें सरकारी फंडिंग है या सरकार का नियंत्रण है या कोई ऐसा दस्तावेज जो प्राइवेट नेचर का भी क्यों ना हो लेकिन सरकार के पास उपलब्ध है, वो सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। तो मतलब राम मंदिर को जब आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया, तो इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि ट्रस्ट की इच्छा है तो अपना लेखा जोखा ब्यौरा किसी को दिखाएं। आप भारत के नागरिक होने के अधिकार के कारण ट्रस्ट से नहीं कह सकते कि आप अपने आय व्यय का जो लेखा जोखा और आसान भाषा में कहें कि जो राम भक्त करोड़ों की अरबों की डोनेशन दे रहे हैं, वो नहीं पूछ सकते कि डोनेशन का क्या कर रहे हैं हुजूर आप। कोई भी नहीं पूछ सकता। जो राम भक्त नहीं भी है वो भी नहीं पूछ सकते। भक्त तो भक्त केवल भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी हैं। ये महत्वपूर्ण इशू हो गया। एक दो और कोई इशू आपने जो नोटिस किया हो? एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रस्ट तो बना कहाँ के लिए? राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण और प्रबंधन के लिए, लेकिन उसको बनाया कहाँ गया? उसको दिल्ली में बनाया गया। ये क्यों किया गया? ये मैं अब क्यों किया गया ये तो जो बनाने वाले हैं वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा मानना है। और ये एक हमारे बहुत ही आदरणीय सीनियर एडवोकेट हैं श्री के पराशरन, उनके घर का एड्रेस दिया गया है और ट्रस्ट के अंदर लिखा गया है कि जो इसका सीट होगा, मतलब ऑफिस ऑफ द ट्रस्ट होगा। मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा हूँ, हिंदी तर्जुमा कर दूंगा। द ट्रस्ट शैल ऑपरेट फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ श्री के पराशरन। क्यों किया गया ऐसा? वो इसलिए कि किसी को भूले से भी इस बात का इंप्रेशन ना हो कि सरकार का कोई भी नियंत्रण, कोई भी दखल या कोई भी कंट्रोल इस ट्रस्ट के ऊपर है। हमने बना दिया, अब यह ट्रस्ट हमारा नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात और इसके अलावा कुछ आप बता रहे थे, आय व्यय जुड़ा कुछ मामला इसके अंदर है? ये बिल्कुल है। ये अगर आप देखें तो चूंकि बड़ी मैं एक और भी चीज बताना चाह रहा हूँ। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ट्रस्ट के,
उनके हिसाब से ई क्लॉज है, पेज नंबर 9 है उसका, और वो ये कहता है कि जो ये ट्रस्ट है इसको इन जो ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है कि पहला एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी तर्जुमा में कर रहा हूं, जहां पे श्री राम का जन्म हुआ है और जिस भी तरीके से संभव हो, और वो उस मंदिर को मेंटेन भी करेंगे और मंदिर के बनने में जो भी बाधाएं आती हैं उनसे भी उनको भी खत्म करेंगे। ये ट्रस्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो पार्किंग है या जो लोग भक्त लोग आते हैं उनके लिए जो सुविधाएं जुटानी जाए हैं, या सिक्योरिटी के लिए जो सेपरेट एरिया वहां करना है, या परिक्रमा का जो क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, गौशाला और किचन, या कोई शो होता है या म्यूजियम बनाया जाता है, या वहां पे लोगों के रुकने के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, सराय इत्यादि, तो उसके लिए भी इसी ट्रस्ट के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। और तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर द सेड पर्पज, यानी जो इससे पहले के दो चीजें हैं, मंदिर निर्माण, उसका प्रबंधन, और मंदिर से निर्माण से जुड़ी हुई जो भक्तों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, पिलग्रिमेज है, सराय है, उन सब के लिए जो क्लॉज सी कहता है उसमें वो कलेक्ट करेंगे मनी, यानी पैसा कलेक्ट करेंगे, जो वैल्यूएबल्स हैं उसको कलेक्ट करेंगे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी कलेक्ट करेंगे, और उसको इस तरीके से रखेंगे जो ट्रस्ट के हित में हो और कानूनी रूप से वैध हो, और जो ट्रस्ट के मूल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फर्दरेंस में। मतलब क्या हुआ समझाइए। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी ट्रस्ट को धन प्राप्त होगा उसका उपयोग केवल और केवल दो चीजों के लिए किया जा सकता है। एक, जो मंदिर निर्माण है उसमें, मंदिर की व्यवस्था में, और मंदिर से जुड़े हुए जो भक्तगण हैं उनकी जो सुविधाएं हैं इन दो चीजों के लिए। हाँ, लेकिन अभी तो इस्तेमाल कहाँ के लिए लोगों ने अपने अपने घर बना लिए, बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला घर, जमीनें सब तो आ गई हैं। अब भगवान उनको क्षमा करेंगे, इसमें बहुत संशय है मुझे, जो उन्होंने भगवान उनको क्षमा ना करे, आप कहना ये चाह रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और मैं क्योंकि बहुत सोच के बोल रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव विषय है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और लेकिन मुझे बड़ा खेद हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि जो घोषित ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो अचीव किया गया है उसमें बहुत फर्क है। पावर आप दिखा रहे हैं, पावर कुछ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ शक्तियां दी गई हैं जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को हैं। वो ये शक्तियां हैं कि वो डोनेशन रिसीव कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, कोई पैसा पा सकते हैं, और उसको कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मूल रूप से जो ऑब्जेक्ट्स मैंने पहले दिखाए थे दो, उन्हीं पर्पजेस के लिए किया जा सकता है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं किया जा सकता। और फिर जनरल पावर्स हैं जो हर एक ट्रस्टी की होती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ आपने पॉइंट आउट किया है। रूल्स एंड रेगुलेशन में मैं बता रहा हूं कि सेटलर ने जब इसको सेटल किया, सेटलर यानी कि केंद्र सरकार, उसके बाद पूर्ण रूप से इस ट्रस्ट को उन्होंने स्वायत्त कर दिया है ट्रस्ट डीड के अंदर ही। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज लेके आना है तो वो भी ट्रस्टी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रस्टी मतलब इसका रूल रेगुलेशन जब चाहे बदल सकते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को ये दिया हुआ है इसमें पूरी तरीके से अधिकार है। पेज नंबर 16 पे मैं ये पॉइंट नंबर L है, ये शुरू होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका जो शुरुआत है, पावर टू मेक एंड अल्टर रूल्स एंड रेगुलेशन shall be vested with the board of trustees to be exercised in a duly convened meeting of the board of trustee। तो अगर ट्रस्टी चाहें तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी चेंज कर सकते हैं। प्रतिबंध केवल ये है कि जो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं उनके फर्दरेंस में ही कर सकते हैं, कुछ और के लिए नहीं कर सकते। ये हो गया। और इसमें इनको एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो जहां पे मुझे बड़ा खेद है मैं कहूंगा, और जो दिख रहा है उसमें है कि अकाउंट्स एंड ऑडिट, ट्रस्टी को ट्रू एंड प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट बनाना है हर एक असेट का। असेट में जो दान आता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, गहने, उन सब की प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स बनानी है, हर एक चीज की एंट्री करनी है, ट्रू एंड करेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स उनको बनाना है। कहाँ है वो एंट्री? तो लोग पूछ रहे हैं कहाँ अकाउंट, कहाँ एंट्री करके रखी है, अगर खाते कहाँ है वो। अब ये तो जांच चल रही है, उसमें क्या निकल के आएगा। और मैं दो महत्वपूर्ण चीजें और बताना चाह रहा हूँ। अगर उन्होंने
ट्रस्ट के जरिए कोई लायबिलिटी क्रिएट की है तो उसका भी, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका भी, और बैलेंस शीट का, और हर एक साल का ये बनना है और ट्रुथफुल बनना है। और ये भी एक चीज है कि जो अकाउंट है उनका हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है, एक उन्होंने रखा हुआ, सीए रखा हुआ उन्होंने, ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवा रहे हैं, लेकिन क्या करवा रहे हैं, कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। नहीं, अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा हूँ वो है पॉइंट सी। केंद्र सरकार ने सेटल करते टाइम जो लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर सच मनी, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटीज एंड फंड्स व्हिच एक्चुअली कम्स इनटू देयर हैंड्स। ये बहुत बड़ी बात है, यानी सब सारे मेंबर अकाउंटेबल होंगे। जो जिसके हाथ में आता है उसके लिए वो अकाउंटेबल है, और जिसके हाथ में जो आ रहा है वो अकाउंटेबल है। समझ गए। इसमें हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लायबिलिटी फिक्स की गई है। अच्छा, इंडिविजुअल लायबिलिटी, समझ गए। और अगर किसी एक ट्रस्टी की गलती होती है तो उस ट्रस्टी को कहा गया वो आंसरेबल होगा, पूरे ट्रस्ट के लिए कहा गया कि वो आंसरेबल नहीं होगा। नहीं होंगे, हाँ। लेकिन है कि हर एक चीज के लिए उनको अकाउंटेबल घोषित किया। तो बड़ी बात है। फिर ये तो आप जो कह रहे हैं, फिर तो अभी तो सामने आ गया है अनिल मिश्रा, चंपत राय महासचिव, उनकी तो मतलब प्रथम दृष्टया सामने है, इतनी बड़ी उनके नीचे सब कुछ हो गया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको बताया गया फिर भी नहीं लिया गया, तो रिस्पांसिबिलिटी तो आएगी इसके मुताबिक उनके ऊपर। हाँ, बिल्कुल आएगी। और जिसकी व्यक्ति की जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ है तो ट्रस्ट ये कहता है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, वो किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। अच्छा, हटाने का क्या है प्रोविजन इसमें? इसमें जो हटाने के प्रोविजन है ना, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, रिम्बर्समेंट उनको नहीं मिल सकता। ट्रस्टी की कैपेसिटी में कोई भी वो अपने लिए कोई वेतन नहीं पा सकते। हाँ, अगर वो कहीं आते जाते हैं और उसके खर्चे हैं तो उस मीटिंग वगैरह के लिए खर्चे हो सकते हैं। हटाने वाला भी जरा एक बार बताइए। हटाने वाला जो है दो तरीके से हट सकते हैं। हाँ, वो है, क्योंकि अब तो हटाने की बात है, 6 तारीख को वहाँ बैठक है, उस बैठक में ये हो रहा है कि एक्शन होगा, कैसे हटा सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, ये जो हटाने का तरीका है वो दो तरीके से है। एक, ट्रस्टी स्वयं से रेजिग्नेशन जो हुआ है, ठीक है, हाँ। और इसके लिए 1 महीने की उनको नोटिस देनी है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को। अच्छा, नोटिस देनी 1 महीने की। अगर 1 महीने का नोटिस उन्होंने नहीं दिया हुआ है, उससे पहले वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो उसका प्रावधान नहीं है। जब भी आप रिजाइन करेंगे तो 1 महीने की नोटिस देंगे। अच्छा। तो मतलब 1 मिनट, तो अगर आज कोई रिजाइन कर रहा है तो इसका मतलब है उसने नोटिस रेजिग्नेशन की एक पहले दे दी होगी। अच्छा। और अगर आज ऐसे रिजाइन कर रहे हैं, जिसका जो मैं लीगल मतलब समझा रहा हूँ कि वो रेजिग्नेशन 1 महीना बाद प्रभाव में आएगा, क्योंकि 1 महीने का उनको नोटिस जरूरी है। और अगर कोई रेजिग्नेशन करने के लिए राजी नहीं होता है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो दूसरे ट्रस्टी को 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अगर इस्तीफा हालांकि 2 लोगों ने दे दिया है, तो चंपत राय मिश्रा ने, फिर भी अगर हटाने का प्रोविजन है इसमें कि 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। और उसको भी हटाने की एक प्रक्रिया है जिसमें पहले उनको शो कॉज नोटिस देंगे, डिटेल्स बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है, और उसके बाद इसको हटाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ जो छूट गई है, कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। कुछ तो पदेन मेंबर हैं। मेंबर वाली जानकारी है, मेंबर वाला तो पब्लिक डोमेन में है, ऑलरेडी है, वेबसाइट पे डाल रखा है। वो तो सही है, लेकिन मुझे बताने में मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब गंभीर लोगों को इसका मेंबर बनाया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषाधीश पीठेश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को, प्रयागराज को इसका मेंबर बनाया गया। जगत गुरु महादेवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज पेजावर मठ उडुपी को इसका मेंबर बनाया गया, ट्रस्टी बनाया गया। युग पुरुष परमानंद जी महाराज हरिद्वार को इसका ट्रस्टी बनाया गया। स्वामी गोविंद दीन गिरि जी महाराज पुणे को बनाया गया। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी को बनाया गया। नहीं रहे। और मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ ये नाम, क्योंकि हम केवल 2 नाम सुनते रहे हैं हमेशा से। नहीं है, ये नाम उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वेबसाइट पे तो है। कभी भी उनको ट्रस्टी की कैपेसिटी में मंदिर में रिकॉग्नाइज किया गया हो, ये पब्लिक डोमेन में मैंने नहीं देखा। इस कारण से मैं नाम बता रहा हूँ। मैंने केवल 2 नाम देखे थे। फाइनली मुझे बता दीजिए अब जी। फाइनली तो हो गया, फाइनल मुझे बता दीजिए जो हम जानना चाह रहे, शुरू से जानना चाह रहे थे कि अब जब इन्होंने इसको नेचर जो है रख दिया है प्राइवेट ट्रस्ट का, और लोग मांग रहे हैं कि वहाँ की आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, तो क्या
ये ट्रस्ट डीड क्या ये लीगली चैलेंजेबल भी है? ट्रस्ट डीड चूंकि बन गई है और उस ट्रस्ट डीड का जो नेचर है उसके हिसाब से वो ट्रस्ट रिवोक भी नहीं किया जा सकता। सिमिलर पर्पस के लिए किसी और ट्रस्ट में इसको समाहित किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। तो मुझे लगता है वो चैलेंज तो नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज है कि ये ट्रस्ट लोगों के विश्वास, जो ट्रस्ट केवल एक एक लीगल बॉडी नहीं है, लोगों का जो भरोसा रहा है उस भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ये अपने जो भी ऑडिट की चीजें हैं वो सार्वजनिक रखें, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज है और उसी के भरोसे ये ट्रस्ट बना है। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना का विषय है। इस वजह से इसको पब्लिक डोमेन में जरूर रखा जाना चाहिए। और मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, प्रिजम्पशन जो था हमेशा से कि ये सरकार के द्वारा निर्मित ट्रस्ट है, इस कारण से इस पे आरटीआई भी लगेगी, इस पे जो भी हम चाहेंगे हम उससे इंफॉर्मेशन जुड़ी पा जाएंगे और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी। और मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं, अगर आप इसको कवर टू कवर पढ़ें तो जो सेटलर है वो सरकार ही है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रिजम्पशन है, लेकिन आपको अंदर पढ़ने में पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इच्छा है और हमारी जो डिमांड है, और कोई हमारी ही नहीं सबकी, कि वहां जो भी हुआ है वो सबके सामने रखा जाना चाहिए, कितना धन आया कितना गया। बहुत धन्यवाद अनूप बात करने के लिए। देखिए मेरे हाथ में ये ट्रस्ट डीड की कॉपी है। अनूप ने बहुत ही इसको गंभीरता से बताया और सबसे अहम बात यही है कि सामने आए सब चीजें, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके बाद भी छुपा के रखा जा रहा है। जबकि ट्रस्ट की डीड को जब आप पढ़ेंगे तो प्रथम दृष्टया लग जाएगा इन चीज़ों को सार्वजनिक पटल पर रखने के सारे कारण इसमें मौजूद हैं। यही इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।